बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चरशिप टेस्ट प्रिपरेशन विद उस्मान अरशद में एक बारी फिर से आपको वेलकम किया जाता है। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सॉलिड्स। सॉलिड्स का हिस्सा काफ़ी आसान है, सिंपल और इजी याद करने वाली इंफॉर्मेशन है। बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हमारा आज का नहीं होगा, बिल्कुल हम टू दी पॉइंट रहेंगे और जल्दी जल्दी डाटा को देखेंगे, क्योंकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं हैं। अलबत्ता कुछ याद रखने वाली बातें हैं और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो स्कैटर्ड थी, हमने उसे कंपाइल कर लिया है और इंशाल्लाह आज आप देखेंगे कि जल्दी से काम हो जाएगा और बड़ा आसान भी हमें इंशाल्लाह लगेगा। तो सॉलिड्स को स्टार्ट करते हैं। सॉलिड एक स्टेट ऑफ मैटर है विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड्स की दो बड़ी क्लासेस हैं। सॉलिड्स हो सकते हैं एमॉर्फस सॉलिड और सॉलिड्स हो सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं यानी कि पहले टाइप के सॉलिड्स, इनके अंदर नो रेगुलर अरेंजमेंट होती है। नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। इनके अंदर कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स नहीं पाई जाती, लेकिन इनके अंदर स्मॉल पोर्शंस ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट जो कि कोइंसिडेंस से इत्तेफाकिया तौर पर बन जाते हैं वो पाए जा सकते हैं, जिन्हें क्रिस्टलाइट कहते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प नहीं होता। क्लियर हो गई जी बात। अगर ये ग्लास लाइक हैं, जिन्हें आप सुपर कूल करके बनाते हैं, तो आप इन्हें कह सकते हैं कि ये स्यूडो सॉलिड हैं। सूडो सॉलिड में सूडो का वर्ड जो है इसका मतलब होता है फॉल्स या झूठा, यानी कि ये ट्रू मानों में सॉलिड्स नहीं होते, बल्कि ये फॉल्स सॉलिड्स होते हैं। इसके मुकाबले में दूसरे सॉलिड हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स पाई जाती है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहेंगे, सॉलिड्स के लिए मेल्टिंग पॉइंट वर्ड ही काफ़ी है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो हमेशा एक ख़ास किस्म की जियोमेट्रिकल शेप बनाते हैं। ये जियोमेट्रिकल शेप आगे हम चलकर इनकी काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, क्रिस्टल सिस्टम्स और ब्रेविस लैटिसेस की शक्ल में। फिलहाल इनका ये कहना काफ़ी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जियोमेट्रिकल शेप होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एक पूरी क्रिस्टलोग्राफी ना एक पूरी साइंस है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स। सही है जी। क्रिस्टल्स और क्रिस्टल्स के जो पैटर्न्स हैं, क्रिस्टल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें स्टडी करने वाली ब्रांच ऑफ साइंस, उसे आप कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी। और क्रिस्टलोग्राफी के मुताबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एक 3 लॉज हैं उनके, जो बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को गवर्न करते हैं। उनमें एक लॉ है जिसे आप कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंस ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। उस बात को हम यहाँ पर पहले जिक्र कर रहे हैं, साथ साथ आगे चलते रहेंगे। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ज्योमेट्रिकल शेप होती है और ज्योमेट्रिकल शेप के साथ इनकी एक हैबिट भी होती है। हैबिट का मतलब ये है कि अगर एक क्रिस्टल एक पर्टिकुलर शेप बनाती है, फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड को देखें और वो बनाती है क्यूबिक शेप, सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे, कभी आपने कम टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइजेशन करवा ली, कभी ज़्यादा टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइजेशन करवा ली, तो फिर जो साइज है क्रिस्टल का वो चेंज हो सकता है। लेकिन जो इंटरफेशियल एंगल्स हैं वो अनचेंज्ड रहते हैं। तो टेम्परेचर चेंज करने से आप क्रिस्टल का साइज तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके इंटरफेशियल एंगल्स चेंज नहीं कर सकते। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंस ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स, और इसी से हम हैबिट ऑफ क्रिस्टल नामी प्रॉपर्टी को निकालते हैं। यानी कि क्रिस्टल की एक ख़ास हैबिट होती है, जब भी आप उस क्रिस्टल को बनाएंगे, क्रिस्टलाइज करवाएंगे, वो उसी तरह क्रिस्टलाइज होगी। यहाँ पर एफएससी के अंदर ना एक एग्जाम्पल भी लिखी हुई है कि हैबिट ऑफ क्रिस्टल को आप इम्प्योरिटी से चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड जो है वो क्यूबिक शेप में क्रिस्टलाइज होता है, लेकिन अगर आप इसके अंदर यूरिया डाल देंगे तो फिर ये नीडल लाइक क्रिस्टल्स की फॉर्म में भी ये जो है ना क्रिस्टलाइज हो सकता है। दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ सिमेट्री।
ये भी ज्योमेट्रिकल शेप और हैबिट ऑफ क्रिस्टल से रिलेटेड ही है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर सिमेट्री एक्सिस पाए जाते हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सिमेट्री एलिमेंट्स का मतलब है कि रेपिटेशन ऑफ फेसेस, एंगल्स और एजेस व्हेन ए क्रिस्टल इज रोटेटेड 360 डिग्रीज अबाउट इट्स ओन एक्सिस। एक क्रिस्टल है आपके पास, उसे आप रोटेट करते हैं, रोटेट करने के दौरान उसके अंदर एक पर्टिकुलर फेस, एक पर्टिकुलर एज, एक पर्टिकुलर एंगल, वो कितनी बारी रिपीट हो रहा है, इससे आप उसकी सिमेट्री का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ क्रिस्टल्स में 2 फोल्ड सिमेट्री होती है, तो कुछ में 3 फोल्ड है, कुछ में 4 फोल्ड है, यानी कि वो कितनी बारी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को रिपीट करता है। अच्छा, सिमेट्री जो है ना, इसके बारे में मज़ीद काफ़ी ज़्यादा बातें हो सकती हैं, लेकिन हमने वो सारी बातें फ़िलहाल हमारे लिए काम की नहीं हैं। सिमेट्री जो है ना, उसकी कुछ टर्म्स आपने पढ़ी हैं, बीएससी में आप देख भी लेंगे। ये हो सकता है किसी क्रिस्टल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है, एक ऐसा एक्सिस जिसके इर्द क्रिस्टल रोटेट करे तो और उसमें सिमेट्री पाई जाए तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, सही है जी, कोई इन्वर्जन एक्सिस हो सकता है। फिलहाल हमारे लिए जो ना अभी तक के लिए इनके नाम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इससे ज़्यादा कोई ख़ास बात हमें नज़र नहीं आ रही। तो सिमेट्री के ना मुख्तलिफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि अगर एक क्यूबिक सिस्टम है ना, तो उसके अंदर हमारा ये बीएससी में लिखा हुआ है कि 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जो है ना वो हो सकते हैं। 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करते हैं फॉर ए क्यूबिक सिस्टम। तो सिमेट्री जो है ना, लॉ ऑफ सिमेट्री के मुताबिक क्रिस्टल में सिमेट्री पाई जाती है, ये उसकी नेचुरल इनहेरेंट इनबॉर्न प्रॉपर्टी है। अच्छा, क्रिस्टल्स जो है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं। वो प्रॉपर्टीज ये हैं कि आपके पास ऐसा सिलसिला हो सकता है कि आपके पास मोर देन वन कंपाउंड्स हैं, मोर देन वन कंपाउंड, और उसकी सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म है, सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो इस फेनोमेनन को आपने नाम देना है कि ये है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म जिसमें एक से ज़्यादा क्रिस्टल्स एक ही तरह की शक्ल में पाई जा रही हैं। आइसोमॉर्फिज्म के लिए एफएससी के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो एटॉमिक रेशियो है अगर वो सेम हो जाए तो फिर आइसोमॉर्फिज्म पाया जाता है। मिसाल दी है सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की, लेकिन इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स बात है। एटॉमिक रेशियो सेम होने से जो है वो आइसोमॉर्फिज्म नहीं भी हो सकता, लेकिन कम से कम ऐसा लिखा गया है। आइसोमॉर्फिज्म के बरखिलाफ दूसरी चीज़ जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म है, उस पर भी बात करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि सेम कंपाउंड होता है और वो 1 2 वो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। इसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट या सिल्वर नाइट्रेट की मिसालें एफएससी की बुक में दी गई हैं। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म में ना सेम कंपाउंड होता है, लेकिन सिर्फ कंपाउंड्स ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि एलिमेंट्स भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर ऐसा हो जाए कि एक एलिमेंट है, सेम एलिमेंट, और वो एग्जिस्ट कर रहा है मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में, तो फिर इसे आप कह देंगे कि ये एलोट्रॉपी है। जब भी कभी ऐसा होगा कि एक क्रिस्टल है, चाहे वो एलिमेंट से बना हो या कंपाउंड से बना हो, वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसमें ये दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एक दूसरे में इंटरचेंज हो रही होंगी, और उस पॉइंट को आप कह देते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। कुछ मशहूर ट्रांजिशन टेम्परेचर जो हैं वो सल्फर के लिए हो सकता है आपके पास 96 डिग्री सेंटीग्रेड, टिन के लिए 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। तो ये ट्रांजिशन टेम्परेचर दोनों ना बड़े मशहूर हैं। इसके अलावा पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट के लिए भी लिखा हुआ है किताब के अंदर, लेकिन हमें दो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एक टिन वाला और एक सल्फ़र वाला। सल्फ़र वाले की अपनी अहमियत है क्योंकि वो एक से ज़्यादा जगहों पर कहीं ना कहीं यूज़ हुआ है और अच्छी एग्जांपल के तौर पे कोट किया जाता है। तो फिलहाल वो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। एक प्रॉपर्टी और है क्रिस्टल्स की और उसे आप कहते हैं एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी आप कहते हैं कि अगर एक क्रिस्टल की एक प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, प्रॉपर्टी चेंज
डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। इसमें बड़ी मशहूर मिसाल ना वो लिक्विड क्रिस्टल्स की भी जो लिक्विड क्रिस्टल्स की जो प्रॉपर्टी है ना उनको देखने की, वो लिक्विड क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज आर एन आइसोट्रॉपिक। सही है, लिक्विड क्रिस्टल्स हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसमें एक बात ये ऐड कर लें कि उनकी प्रॉपर्टीज एन आइसोट्रॉपिक होती हैं। आपने एलसीडी देखी है, पुराने वक्त में एलसीडी थी, अब तो हम एलईडी की तरफ जा रहे हैं। तो एलसीडी को अगर आप देखें ना एक ख़ास एंगल से तो वो सही नज़र आती है, बाकी एंगल्स पर वो सही नज़र नहीं आती, यानी कि उसकी जो लाइट की रिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करती है डायरेक्शन पर। तो वो एक एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। तो एन आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल्स के अंदर भी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल इसमें मिसाल दी गई है ग्रेफाइट कंडक्शन की। ग्रेफाइट कंडक्शन ना हमेशा पैरेलल टू दी लेयर्स ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, क्योंकि उसके अंदर हेक्सागोनल फ्रेमवर्क है। बहुत अहम बात है कि हेक्सागोनल फ्रेमवर्क है ग्रेफाइट का। तो पैरेलल टू दी लेयर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से वो कंडक्टर होता है। परपेंडिकुलर टू दी लेयर्स ग्रेफाइट कंडक्टर नहीं होता। दूसरी बात, आप क्रिस्टल को जब भी तोड़ेंगे तो क्रिस्टल में लॉ ऑफ कॉन्स्टेंस ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स अपनी जगह पर कायम दायम है। अगर आप उसे तोड़ेंगे तो क्रिस्टल स्प्लिट तो होगी, लेकिन वो खास एंगल से होगी ताकि लॉ ऑफ कॉन्स्टेंस ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स बाकी रहे। तो इस वजह से क्रिस्टल में खास क्लीवेज प्लेन्स पाई जाती हैं, खास जगह पाई जाती हैं जहाँ से उसने टूटना होता है, उसके अलावा वो टूट नहीं सकती, वरना वो लॉ जो है वो वायलेट हो जाएगा। इसलिए क्रिस्टल्स के अंदर एक क्लीवेज प्लेन्स पाई जाती हैं, और क्लीवेज क्योंकि डिपेंड कर रही है डायरेक्शन पर, तो वो भी एक एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होगी। क्रिस्टल्स असल में होती क्या है? क्रिस्टल्स को अगर आप गौर से देखें तो क्रिस्टल्स के अंदर होता ये है कि कुछ पॉइंट्स, आप अगर जो ना एक साइंस है जिसे आप कहते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। आप करते क्या हैं कि आप एक क्रिस्टल को फॉर एग्जांपल यहाँ पर रख देते हैं और एक्सरे एक सोर्स से आप इस पर टकराते हैं। एक्सरे इससे टकरा कर गुजर जाती हैं और सामने जाकर आपको एरे ऑफ पॉइंट्स देती हैं। 3 डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट्स देती हैं, और ये 3 डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट्स, these are not points, these are basically atoms, ions और molecules which have been represented by points, और इन पॉइंट्स को मिलाकर हम क्रिस्टल की अरेंजमेंट बना देते हैं। और वो जो 3 डायमेंशनल पैटर्न, 3 डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट्स बनता है विच इज रिप्रेजेंटिंग एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, उसे आप नाम देते हैं कि ये क्रिस्टल लैटिस है। क्रिस्टल लैटिस 3 डायमेंशनल होता है, और उसका जो बेसिक यूनिट होता है, ये पूरी जो हमारे पास बनती है, इसे आप क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है विच हैज ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस, उसे आप नाम देते हैं यूनिट सेल का। और यूनिट सेल को आप कैरेक्टराइज करते हैं बाय 6 क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। इस बात का मतलब यह है कि एक क्रिस्टल को अगर आपने उसके बारे में तमाम तर इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो आपको उसका यूनिट सेल पढ़ना पड़ेगा, और एक यूनिट सेल को पढ़ने के लिए आपको 6 क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, जिनमें से 3 के नाम हैं लेंस ए बी सी, और 3 एंगल्स हैं अल्फा बीटा और गैमा। और इन्हीं क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स के डिफरेंस की बिना पर हमने क्रिस्टल्स को 7 क्रिस्टल सिस्टम्स और 14 ब्रेविस लैटिसेस में तकसीम किया है। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, 14 ब्रेविस लैटिसेस में तकसीम किया है। ब्रेविस लैटिसेस की डिटेल हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए कि वो 14 होते हैं, लेकिन क्रिस्टल सिस्टम 7 हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम मैं बोल देता हूँ। एक है क्यूबिक, फिर है टेट्रागोनल, उसके बाद आ रहा है, और इसके बाद आ रहा है हेक्सागोनल, इसके बाद मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहेड्रल है। तो 7 बन जाते हैं। 7 के नाम जो है वो एक बारी फिर से देख लें, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, ट्राइक्लिनिक। 7 हैं जी, बिल्कुल 7 हैं। तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम आपने देख लेने हैं। इनमें क्यूबिक के अंदर सारे एंगल्स, सारे फेसेस जो हैं ए बी सी वो बराबर हैं, अल्फा बीटा गैमा 90 के बराबर हैं। ट्राइक्लिनिक में कोई भी बराबर नहीं है। हेक्सागोनल में 2 जो लेंथ्स हैं वो बराबर हैं, तीसरी लेंथ लंबी होती है, लेकिन एक एंगल इसमें 120 डिग्रीज का होता है। ये बात यहाँ पर याद रहे कि आपको जो है ना इनके ग्रेफाइट हेक्सागोनल है, सोडियम क्लोराइड क्यूबिक है, सीजियम क्लोराइड भी क्यूबिक है। अब क्यूबिक की आगे भी टाइप्स हैं, उन पर हम बात करते हैं अभी, लेकिन आपने ना एक जनरल ओवरव्यू तो लाजमी देखना है। अलबत्ता जो मेन है, मशहूर चीज़ें हैं, उनके सिस्टम आपको लाजमी पता होने चाहिए। जैसा कि मैंने ग्रेफाइट की बात की, सोडियम क्लोराइड की बात की, कि ये दोनों जो हैं ये बिलतरतीब हेक्सागोनल और क्यूबिक की मिसालें हैं।
अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसको ज़रा मैं सम अप करता चलूँ कि क्रिस्टल्स जो हैं वो दो टाइप की हैं, वो सॉरी सॉलिड्स दो टाइप के हैं, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस की बात हुई, फिर क्रिस्टलाइन की बात हुई, उसकी तमाम तर प्रॉपर्टीज़ जो एफएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग थी हमने वो देखा, और वहाँ पर हमने हैबिट ऑफ क्रिस्टल या क्लीवेज प्लेन को हमने जोड़ा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंस ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स के साथ, और सिमेट्री को हमने जोड़ दिया लॉ ऑफ सिमेट्री, यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन्वर्जन एक्सिस, और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों के साथ। और जाना हमने कि क्यूबिक सिस्टम के अंदर 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। हमने ये भी देखा कि क्रिस्टल्स जो है ना उसके अंदर जो पॉइंट्स, थ्री डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट्स की शक्ल में क्रिस्टल लैटिस हमें मिलती है, जो एटम साइंस और मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनकी जो बेसिक इकाई है वो यूनिट सेल है, विच कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय 6 क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स ए बी सी अल्फा बीटा और गैमा। इस बुनियाद पर हमने क्रिस्टल सिस्टम बनाए हैं 7, ब्रेविस लैटिसेस बना ली हैं 14, और ये जो एरे ऑफ पॉइंट्स है इसे हासिल करने का क्या तरीका है? इसे हासिल करने का तरीका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में ब्रैग्स इक्वेशन की मदद से हमें मिला था। ब्रैग्स इक्वेशन क्या है उसे यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, और फिर आगे चलेंगे, देखेंगे क्यूबिक सिस्टम आगे कितनी टाइप का है। ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ब्रैग्स इक्वेशन को मुख्तसरन ऐसे समझा जा सकता है कि अगर क्रिस्टल की लेयर्स के दरमियान में डिस्टेंस d पाया जा रहा हो, और आप एक्स रेज को क्रिस्टल के साथ टकराएं, एक्स रेज ऊपर वाली लेयर से टकरा कर भी वापस जा सकती हैं, नीचे वाली लेयर से भी टकरा कर वापस जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टकरा कर वापस जा सकती हैं, और जब क्रिस्टल से टकरा कर जो एक्स रेज हैं वो वापस जाएंगी, तो अब ये जो एक्स रेज वापस जा रही हैं ये आपस में दो तरह से इंटरफेरेंस कर सकती हैं। ये आपस में कर सकती हैं, नंबर 1 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और नंबर 2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो कंसेप्ट है उसके लिए हमें एक्स रेज की वेव नेचर को समझना पड़ेगा। एक्स रेज ट्रैवल करती हैं इस तरीके से, और दूसरी एक्स रे भी इस तरीके से ट्रैवल कर रही है, या फिर दूसरी एक्स रे इस तरीके से ट्रैवल कर सकती है। अब पहले हम पहली लेयर और पहली और दूसरी एक्स रे को देखते हैं। मान लें कि ये पहली एक्स रे है, ये दूसरी एक्स रे है। अगर ये दोनों इस तरह मूव कर रहे हो कि क्रेस्ट और क्रेस्ट, ट्रफ और ट्रफ ओवरलैप कर जाएं, तो इस तरह की इंटरफेरेंस को आप कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जबकि दूसरी और तीसरी जो रे है इसके दरमियान में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से वेव का जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड है वो छोटा हो जाता है, वो डंप हो जाती है, डिम हो जाती है, जबकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एम्पलीट्यूड बढ़ता है। यानी कि अब यहाँ पे एक्सरेज को आगे ना अब एक प्लेट के ज़रिए से, वो प्लेट हो सकती है, फोटोग्राफिक प्लेट हो सकती है, या कोई भी प्लेट जिस पे एक्सरे अपना सिग्नल छोड़ती है, अपना स्पॉट छोड़ती है, वो लगी होगी, और जब उससे टकराएंगी जाके एक्स रेज, तो अगर वहाँ पर ब्राइट स्पॉट आ जाता है तो फिर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, अगर डार्क स्पॉट आ जाता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब हमने यहाँ पे किया ये है कि हमने ना ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस, एक तो ऊपर वाली लेयर ने, ये ऊपर वाली एक्सरे ने डिस्टेंस तय किया है, और एक नीचे वाले ने डिस्टेंस तय किया, और उसने ये वाला हिस्सा, एक तो ये जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और एक ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा तय किया है। इन दोनों डिस्टेंसेस को कंपेयर करके एक इक्वेशन बनाई गई है, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, जिसमें 2d साइन थीटा जो है ना वो असल में है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब है कि जो डिस्टेंस दूसरी वाली जो एक्सरे है जिसे नीचे वाली लेयर से टकराकर वापस आना पड़ा है उसने एक्स्ट्रा तय किया है। अब ज़रा गौर करें, बात को समझें कि अगर नीचे जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस एक वेव की पूरी लंबाई के बराबर हुआ, सही है जी। ऊपर वाली ये वाला देखें, ये एक पूरी वेव है, ये रही पूरी वेव, और ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस था वो एक पूरी वेव जितना था, पूरी वेव जितना था, यानी कि एक पूरी वेव गुजर गई एक्स्ट्रा। तो फिर अगला क्रेस्ट आ गया, अब क्रेस्ट क्रेस्ट इंटरफेयर करेंगे और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। तो अगर तो आपके पास पाथ डिफरेंस मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ आ जाए तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अगर पाथ डिफरेंस मल्टीपल ऑफ लेमडा ना आए, यानी कि जो दोनों लेयर्स हैं उनके दरमियान में फासला इतना है
कि वो जो एक्सरे आपने यूज़ की है उसकी वेवलेंथ का वो एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं बन रहा, हाफ बन रहा है या 1.5 बन रहा है, तो फिर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो बताने का मकसद ये है कि आप इस फार्मूले की मदद से अगर आप थीटा किसी तरह मालूम कर लें तो आप ये बता सकते हैं ब्रैग्स इक्वेशन को देखकर कि आपके पास डी कितना है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दी लेयर्स कितना है, और इससे आप फिर आगे जाकर कंप्लीट पिक्चर जो है ना वो एक क्रिस्टल की वो निकाल सकते हैं। ये जो थीटा है इसे मालूम करने के लिए दो तरीके वो हमें दिखे गए हैं किताब में। एक को वो पाउडर मेथड कह रहा है, एक को लाउस मेथड कह रहा है। तो दोनों ही मेथड के नाम हमें आने चाहिए, जिससे हम थीटा मालूम करते हैं, और थीटा मालूम करके हम यहाँ पे वैल्यू से लेमडा हमारे पास है, हम डी निकाल सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स। और एन जो है ना वो मैं बताता चलूँ कि एन वो लेयर है जिससे ये टकरा कर वापस आ रही है। एक्सरे अगर यहाँ पे ऊपर वाली लेयर से जा रही है उसके लिए तो 0 वैल्यू हो गई, नीचे वाली लेयर से आएगी तो एन की वैल्यू 1 है, और अगर एन की वैल्यू 1 यहाँ पर आ जाए तो इसे फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन कहते हैं, एन की वैल्यू 2 आ जाए तो ये सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन हो जाती है, और इसी तरीके से थर्ड फोर्थ ऑर्डर रिफ्लेक्शन हो सकती है। ये बात याद रहे कि जो मल्टीपल है ना वो एन की वैल्यू 1 2 3 होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, एन की वैल्यू अगर ये डी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो इसका मतलब है कि जो पाथ डिफरेंस है वो एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रे नहीं था। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली आप सनाउल्लाह साहब की जो बुक है उसमें देखेंगे तो एक्स रे डिफ्रैक्शन के हवाले से 2-3 सवाल आपको पूछे गए हैं, उन सवालों को लाजमी तौर पर आपने देख लेना है, उससे इंशाल्लाह तो जो मसले हैं बेसिक ब्रैग्स इक्वेशन के वो हल हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ से अब ज़रा एक बात और फाइनल कर लें कि क्रिस्टलोग्राफी के अंदर क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ढूंढने के लिए हमने ब्रैग्स इक्वेशन इस्तेमाल की। मैंने पहले ही बता दिया कि हमें सारी ब्रेविस लैटिसेस की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल क्यूब की आगे जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं ना उनकी बात करेंगे। अच्छा, एक क्यूब जो होती है ना, एक सिंपल क्यूब के आगे हम 4 तरह की डिवीजन देख सकते हैं। या तो कोई क्यूबिक सिस्टम सिंपल क्यूबिक होता है, या फिर वो क्यूबिक सिस्टम हो सकता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, या फिर वो हो सकता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक, या फिर वो हो सकता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अच्छा, इन सब में ना ज़रा सिस्टम देख लें कि क्या क्या है, फिर हम इनकी मिसालें देख लेंगे, फिर इनके कोऑर्डिनेशन नंबर, और फिर इनके अंदर पर यूनिट सेल कितने एटम्स पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारी, तो इनको देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये फाइनल कर लें कि सिंपल क्यूब कैसा होता है। एक कमरा है, कमरे के अंदर ना आपने दीवारें, छत और ज़मीन देखी है, इन सब को आप कह देते हैं कि ये हैं फेसेस। सही है जी। तो एक कमरे की 6 फेसेस होगी, 4 दीवारें हो गई, एक छत एक ज़मीन, 6 हो गए। अच्छा, जो कॉर्नर है ना, जो कोने हैं, वो कोने जहाँ पर आप देखते हैं कि एक्स वाई और जेड एक्सेस मिलते हैं, 8 कोने होते हैं चारों तरफ, 4 एक साइड पर होते हैं, 4 दूसरी साइड पर होते हैं। सही है जनाब, इन्हें आप कॉर्नर कह देते हैं। कॉर्नर हो गए और 6 फेसेस हो गए। एजेस भी होते हैं लेकिन एजेस का हमें फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। 8 कॉर्नर होते हैं कमरे में, 6 फेसेस होती हैं, ये याद रखना है। अच्छा, अब चलते हैं सिंपल क्यूब में। सिंपल क्यूब को देखें, सिंपल क्यूब के 8 कोने हैं और 8 कोनों पर 8 एटम लगे हों, तो आप ये बात भी ज़रा समझ लें कि सिंपल क्यूबिक जो होता है ना सिस्टम, इसके अंदर जो एक कोने पर एक एटम होता है ना, उसकी टोटल कंट्रीब्यूशन इन दिस पर्टिकुलर यूनिट सेल जो है ना वो 1/8 होती है। ये कैसे, आप एक कमरा जो है ना उसका एक कोना माइंड में लाएं और उस कोने के इर्द गिर्द आप कमरे बनाने की कोशिश करें, तो आपको पता लगेगा कि वो कोना इसी फ्लोर पर 4 कमरों के साथ, टोटल 4 कमरों के साथ जुड़ सकता है। आप आगे पीछे कमरे बनाकर देखें, माइंड में विजुअलाइज कर लें, और फर्स्ट फ्लोर पर भी अगर 4 कमरे बन जाएं तो उन कमरों का जो फर्श है उसमें भी वही कोना होगा, जो नीचे वाले कमरों के टॉप पर जो कोना है वो भी वो सेम ही कोना है, यानी कि 4 कमरे ग्राउंड फ्लोर पर और 4 कमरे फर्स्ट फ्लोर पर, इन सब में एक कोना, एक कॉर्नर जो है ना वो सिमिलर होता है। तो एक कोना शेयर हो रहा है, एक कोने पर मौजूद एटम, एक कोने पर मौजूद आयन, एक कोने पर मौजूद मॉलिक्यूल इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। तो एक यूनिट सेल में उसकी कंट्रीब्यूशन क्या हो गई, 1/8, और टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, 8। तो याद रख लें कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम के अंदर एक यूनिट सेल में एक एटम होता है।
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को ज़रा समझ लें, एक क्यूब है और उसके अंदर पंखा जहाँ से लटकता है ना, वहाँ से एक एटम बिल्कुल बॉडी के बीच में लटक रहा है। ये एटम किसी और यूनिट सेल का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये तो कमरे के अंदर है। बाकी सिचुएशन पहले जैसी है, यानी कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम था, उसमें बॉडी से एक और एटम लटक रहा है, तो एक एटम ये हो गया, एक बॉडी से आने वाला हो गया। यहाँ पे पर यूनिट सेल 2 एटम मौजूद होते हैं। अब देखते हैं एंड सेंटर्ड को। एंड सेंटर्ड का मतलब ये है कि सिंपल क्यूबिक तो है, यानी कि एक यूनिट सेल दो, एक एटम पर यूनिट सेल दो मौजूद ही है, लेकिन अब दो जो है ना, यहाँ पे दो जो दीवारें हैं, टोटल 6 फेसेस हैं, उनमें से 2 फेसेस में खिड़कियाँ लगी हैं। जब खिड़की लगी है तो खिड़की 2 ही कमरों में खुल सकती है, इससे ज़्यादा में तो खुल नहीं सकती। तो अब जब खिड़की लगी है 2 कमरों में, तो एक कमरे में खिड़की की कंट्रीब्यूशन कितनी है, हाफ, दूसरी खिड़की की भी हाफ, हाफ हाफ मिला दें 1 हो गया। तो अब यहाँ पर जो है ना वो टोटल 2 एटम हो गए। एक एटम कौन सा, वो जो सिंपल क्यूबिक वाला था, और एक वो जो एंड्स यानी कि खिड़कियों से जिसकी कंट्रीब्यूशन आई। फिर आ जाए फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक NaCl, इसका स्ट्रक्चर FSC में लिखा भी हुआ है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर हर फेस पे एक एटम है, यानी कि हर फेस पे खिड़की है, और 8 सिंपल क्यूब जैसे था वैसे है ही, यानी कि एक एटम तो आया कॉर्नर से, और 6 फेजेस हैं, हर फेस पर खिड़की, खिड़की की कंट्रीब्यूशन 1/2, टोटल कंट्रीब्यूशन 3। तो यहाँ पर ना 4 एटम पर यूनिट सेल आपको मिलेंगे। सही हो गई जी बात। 4 एटम पर यूनिट सेल आपको फेस सेंटर्ड में मिलते हैं, एंड सेंटर्ड में 2, बॉडी सेंटर्ड में 2, और सिंपल क्यूबिक में 1 एटम मिलता है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो बिल्कुल सब हो गई, याद हो गई, पता लग गया हमें। अब हमने चलना है और आगे कुछ मिसालें देख लेनी हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक की मिसाल जो है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की मिसाल हम दे रहे हैं NaCl की। NaCl के अलावा यहाँ पर हम मिसाल दे रहे हैं जिंक सल्फाइड की। बॉडी सेंटर्ड में हम मिसाल दे रहे हैं सीजियम क्लोराइड की। यही मिसालें क्यों दे रहे हैं, क्योंकि BSc के अंदर इनका जिक्र किया गया है। याद रख लें कि एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो एक क्रिस्टल है, उसके अंदर एक यूनिट सेल के अंदर या एक क्रिस्टल के अंदर एक जो पर्टिकुलर एटम है, वो कितने दूसरी तरह के एटम से, एक आयन कितने दूसरी तरह के आयन से जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। आपने याद रखना है कि सोडियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl में फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में 6 आता है, जिंक सल्फाइड का 4 आता है, सीजियम क्लोराइड का 8 आता है। सही हो गई थी बात, ये बात क्लियर हो गई। वैल्यूज हैं, याद करनी पड़ेंगी। सोडियम क्लोराइड 6, जिंक सल्फाइड 4, सीजियम क्लोराइड के लिए ये वैल्यू 8 आती है। अब आगे चल पड़ते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे वेरी करता है टेम्परेचर और प्रेशर के वेरी करने से। याद रख लें कि अगर आप, मैं ये हिस्सा मिटा दूं जरा जी, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, क्रिस्टल पर प्रेशर बढ़ा दें, तो क्रिस्टल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, मैं उसे CN से लिख रहा हूँ, वो बढ़ जाएगा। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। क्लियर हो गई जी बात। प्रेशर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है, जबकि टेम्परेचर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कम हो जाता है। ये था क्रिस्टल के ऊपर असर। बाकी जो मेन बातें हैं वो मैंने यहाँ पर सारी कर दी हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या बात आगे कर सकते हैं, पर्टिकुलरली ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सॉलिड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आगे चलते हुए जी बात चल रही है कि सॉलिड्स जो हैं वो जब क्रिस्टल की फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो जो एटम्स हैं दे आर पैक्ड, और जब वो आपस में पैक होते हैं तो 3 तरह की सूरत हाल जो है वो बन सकती है। एटम्स कई दफ़ा पैक हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या वो पैक हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर वो पैक हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। सही है जी बात। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। अगर एटम्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की फॉर्म में अरेंज हों, तो फिर जो फर्स्ट लेयर के एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट सेकंड लेयर से डिफरेंट होती है, और थर्ड लेयर एग्जैक्टली अपॉन दी फर्स्ट लेयर पड़ी होती है। इसे AB टाइप या 1-2-1-2 टाइप भी कहते हैं। ये FSC के अंदर लिखी हुई है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में 3 तरह की लेयर्स पाई जाती हैं, ABC यानी कि फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर के एटम में से कोई भी एटम एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली पड़े नहीं होते, इसी वजह से इसे 1-2-3 भी कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग जो है ना, इसको मैंने ये खुद से ही नाम लिख दिया सिर्फ याद रखने के लिए, मतलब ये कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर 4 एटम, आप जरा समझें, 1 2 3 4, ये ऊपर वाली लेयर है, दरमियान में एक एटम पड़ा हुआ है जो हमने कहा था वो पंखे की जगह लटक रहा है,
और फिर दूसरी लेयर आ जाती है यानी कि ए, ये एक और ए है। अब ज़रा देखें, ये पहला ए, ये दूसरा ए, दरमियान में सिर्फ एक एटम। तो इसे समझने के लिए मैंने A1 ए टाइप इसे कह दिया। क्लियर हो गई जी बात। उम्मीद है कि आप इसे अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अच्छा, जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ना, उसके अंदर 74% स्पेस ऑक्यूपाई होती है और ये जो ना क्लोजेस्ट पैकिंग की एक मिसाल है। और यहाँ पर भी 74% स्पेस ऑक्यूपाई होती है, यहाँ पर 68% स्पेस ऑक्यूपाई होती है। याद रख लें कि जब किसी क्रिस्टल सिस्टम में एटम्स एट द क्लोजेस्ट अप्रोच भी आ जाएं तब भी ओनली 74% स्पेस इज ऑक्यूपाइड। और ये ट्रू है फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग ना वो रिलेटिवली थोड़ी लूज हो जाती है और उसमें 68% स्पेस ऑक्यूपाई होती है, बाकी 32% जो ना वो अभी भी खाली पड़ी रहती है। क्लियर हो गई जी बात। अब यहाँ पे जब पैकिंग की बात हो रही है तो पैकिंग के साथ ही हमें मिलते हैं कुछ डिफेक्ट्स। और डिफेक्ट्स में पहला डिफेक्ट जो है इसे कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सही हो गई जी बात। तो ये हो गया वैकेंसी डिफेक्ट और ये हो गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये दोनों नाम तो हमने सुने ही हुए हैं, लेकिन हमने ज़्यादा मशहूर नाम सुने हुए हैं जो हमें पेपर में पूछे जा सकते हैं, जिन्हें कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। चलें जनाब, इसको मिटाकर लिखते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होते हैं। तो बात चल रही थी शॉर्टकी डिफेक्ट की, फ्रैंकल डिफेक्ट की। शॉर्टकी डिफेक्ट जो है ना वो ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें जो पैकिंग थी क्रिस्टल की उसके अंदर से कोई एटम या आयन वेकेंट जगह छोड़कर चला जाए, इसीलिए इसे वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। यानी कि एटम या आयन वो डिस्प्लेस हुआ अपनी जगह से और वो लीव कर गया क्रिस्टल को, यानी कि वो करीब करीब भी नहीं है कहीं, वो बड़ा दूर चला गया है, तो इसे आप कहेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट जो है उसमें सिर्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट उसे नाम दिया गया है, यानी कि वहाँ पर जो एटम डिस्प्लेस हुआ है वो जो क्रिस्टल्स के दरमियान में गैप है वो जो 32% था बॉडी सेंटर्ड में और 26% था हेक्सागोनल और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, उस इंटरस्टिशियस में अगर मूव कर गया है तो इसे आप फ्रैंकल डिफेक्ट कह देंगे। इसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहते हैं। तीसरी तरह का जो डिफेक्ट है उसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं, यानी कि कोई फॉरेन इम्प्योरिटी अंदर आ जाए क्रिस्टल के तो इसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी कह देंगे। तो तीन तरह के डिफेक्ट हो गए, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और हमने उनके बारे में बात कर ली कि वैकेंसी वेकेंट अगर क्रिएट हो जाए, एटम आयन अपनी पोजीशन छोड़कर चला जाए तो वैकेंसी डिफेक्ट या शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। अगर वो इंटरस्टिशियस में मूव करता है तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या फ्रैंकल डिफेक्ट है। और अगर कोई फॉरेन इम्प्योरिटी आ जाती है तो फिर इम्प्योरिटी डिफेक्ट इसे कहा जाएगा। अच्छा, एलॉयज़ भी जो ना सॉलिड्स की एक टाइप होते हैं जिसमें मिक्सर ऑफ मेटल्स वगैरह बन जाते हैं। तो जो एलॉयज़ हैं वो सब्सटीट्यूशनल एलॉयज़ या इंटरस्टिशियल एलॉयज़ हो सकते हैं। सब्सटीट्यूशनल एलॉयज़ में हम ब्रास की मिसाल देख सकते हैं, ये इनऑर्गेनिक 6 चैप्टर सेकेंड ईयर में भी लिखे हुए हैं दोनों ही हेडिंग्स। और वैसे जनरली ये फ़िलहाल मैं बताता चलूँ कि सनाउल्लाह साहब की बुक में नहीं है, ये भी हमने वैसे कहीं वो BS बाहल से ही लिया था, एक छोटी सी लाइन थी तो हमने कहा बताते चलें। एक इंटरस्टिशियल एलॉयज़ होते हैं जिनमें स्टील मिसाल आती है। इंटरस्टिशियल एलॉयज़ में जो मेटल का स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर जो इंटरस्टिशियज हैं उनमें गैप की वजह से कार्बन लाइक एटम या फिर आप मैंगनीज या क्रोमियम वगैरह इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और स्टील हासिल होता है विच हैज़ यूजफुल प्रॉपर्टीज। सही हो गई थी बात। अब हम बात कर रहे हैं कि सॉलिड्स की टाइप ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग क्या है। एक आयोनिक सॉलिड्स होते हैं, कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, चौथे मेटालिक सॉलिड हैं जिन पर हम एंड पर आएंगे और फिर इंशाल्लाह देखेंगे हीट कैपेसिटी की बातें। अच्छा, फिलहाल जी आयोनिक सॉलिड्स को देख लेते हैं। तो आयोनिक सॉलिड्स के अंदर, आयोनिक सॉलिड्स में जो कंपोनेंट होते हैं वो आयंस होते हैं। तो सॉलिड के क्रिस्टल के जो कंपोनेंट्स हैं वो आयंस होंगे। और आयंस के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड किताब के अंदर FSC में लिखा है, उसकी मेन डिटेल मैंने बता दी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हर कोने पर एटम है, हर यानी कि हर कॉर्नर पर और हर फेस पर एटम है। एक यूनिट सेल के अंदर आपको 4 आयंस मिल जाएंगे सोडियम के और 4 क्लोराइड के मिल जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचा दी है। अच्छा, आयनिक सॉलिड्स जो है ना अगर बात की जाए उनकी तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। वो सॉलिड फॉर्म के अंदर दे आर नॉन कंडक्टर्स ड्यू टू फिक्स पोजीशन ऑफ देयर आयंस। मोल्टन फॉर्म में और सॉल्यूशन फॉर्म में दे आर कंडक्टर्स।
दे आर हार्ड और एंड ब्रिटल, दे आर नॉट मैलिएबल एंड डक्टाइल। उनको ना आप प्रेस करेंगे तो उनकी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगी, लाइट चार्जेस एक दूसरे के सामने आएंगे, क्रिस्टल शैटर कर जाएगी। तो आयनिक सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं दे आर हाई ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। आयनिक जो क्रिस्टल्स हैं उसके अंदर हमने बात की हुई है कि जो अगर कहीं इनके अंदर जो है ना रेडियस रेशो सिमिलर हो जाए तो फिर इनका जो स्ट्रक्चर आता है वो भी सिमिलर आ जाता है, यानी कि ये आइसोमॉर्फिज्म टाइप प्रॉपर्टी शो कर सकती हैं अगर इनमें रेडियस रेशो एक जैसी आ जाए। आयनिक सॉलिड्स के अंदर एक और प्रॉपर्टी है जिसे आप लैटिस एनर्जी कहते हैं। लैटिस एनर्जी जो है ना, इसको अगर आप डिफाइन करें तो एक क्रिस्टल को तोड़ना इन इट्स इंडिविजुअल गैसियस आयंस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है इस तरह भी चल सकती है, इसे कहते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड है चार्ज टू साइज रेशियो पे, और यानी कि जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी और जिसका साइज ज़्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। ये इंफॉर्मेशन के तहत मैं बताता चलूँ कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड में आप अगर देखें तो एल्यूमिनियम, यहाँ पे तीनों क्लोरीन है। क्लोरीन का मतलब है कि जो एनाइन है उसका साइज तो सेम है, कैटाइन के अंदर जो चार्ज है वो बढ़ रहा है, साइज कम हो रहा है। सोडियम का साइज बड़ा होता है, मैग्नीशियम का कम होता है, एल्यूमिनियम का और कम होता है, तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी इस तरह वेरी करेगी। इसी तरीके से लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड एक ही ग्रुप के अंदर हैं, तो डाउन दी ग्रुप आप देखते हैं कि एनाइन तो सेम है, उसको माइनस कर दें। कैटाइन का साइज बढ़ रहा है तो कैटाइन के साइज के बढ़ने से लैटिस एनर्जी कम होगी, तो यहाँ पे लिथियम क्लोराइड की ज़्यादा होगी, सोडियम क्लोराइड की कम और पोटाशियम क्लोराइड की और कम होगी। एक जनरल पैटर्न है जो कि एफएससी बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन में आप तक पहुंचना चाहिए। तो ये कुछ सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं आयनिक सॉलिड्स की। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड मैंने जनरली बता दिया है, और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको क्लियर ना हो तो उस पर इंशाल्लाह बात हो सकती है। दूसरे टाइप के सॉलिड्स हैं कोवलेंट सॉलिड्स, चलें उन्हें लिखते हैं। कोवलेंट सॉलिड्स ही दो टाइप के हैं। कोवलेंट सॉलिड्स हो सकते हैं जॉइंट मॉलिक्यूल्स या फिर हो सकते हैं लेयर्ड स्ट्रक्चर्स। जॉइंट मॉलिक्यूल्स में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, जबकि लेयर्ड स्ट्रक्चर्स में एटम्स लेयर की फॉर्म में लगे होते हैं और ये लेयर्स आपस में कनेक्टेड होती हैं वीक वैंडर वाल फोर्सेस से। जॉइंट स्ट्रक्चर में हमें मिसालें डायमंड की याद रखनी चाहिए, सिलिकॉन कार्बाइड है और एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, जबकि लेयर्ड स्ट्रक्चर में ग्रेफाइट आ जाता है, कैडमियम आयोडाइड आ जाता है और बोरॉन नाइट्राइड आ जाता है। जॉइंट वाले किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते, जॉइंट वाले कंडक्टर भी नहीं होते, जॉइंट वालों के मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं क्योंकि उनमें एक्सटेंसिव बॉन्डिंग पाई जाती है। और जबकि लेयर स्ट्रक्चर वालों में ग्रेफाइट की अगर बात की जाए तो ये एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करता है, पैरेलल टू द लेयर्स कंडक्टर होता है। और आमतौर पर ये वाले जो लेयर्ड वाले हैं दे आर सॉल्युबल समवट, वो थोड़े बहुत हल हो सकते हैं, जॉइंट मॉलिक्यूल्स किसी में भी हल नहीं होंगे। यहाँ पर डायमंड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हुए, डायमंड में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पाया जाता है, सारे कार्बन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और सारे एंगल 109.5 डिग्रीज के डायमंड के अंदर होते हैं। डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल, नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट मटेरियल डायमंड है। उसके बाद बाकी मटेरियल जो हमने खुद से बनाए हैं वो इससे हार्ड हो सकते हैं, लेकिन नेचुरली इससे हार्ड कोई मटेरियल हमारे पास स्टैंडर्ड हालत में नहीं पाया जाता। तो इसके अलावा अब चल पड़ते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की तरफ। ये एग्जांपल के तौर पर अगर आ जाए तो हम इसे गलत कर देते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को ज़रा समझ लें कि अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर जो क्रिस्टल लैटिस के पॉइंट्स है ना, जो दी पॉइंट्स दैट वर रिप्रेजेंटिंग एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स, वो जो पॉइंट हैं उन पॉइंट्स पर कोई मॉलिक्यूल पाया जाता है तो उन्हें आप मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। मैं इस तरह समझा दूंगा आपको कि अगर आपने कोई मॉलिक्यूल एज ए स्टूडेंट ऑफ मास्टर एमफिल इतने लेवल पर आकर अगर आपने कोई ऐसा मॉलिक्यूल सुना हुआ है जिसको आप जानते हैं लाइक CO2, लाइक H2O, लाइक मीथेन, कोई भी मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ऐसा कोई मॉलिक्यूल आपने सुना हुआ है, तो वो
अगर सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा जो कि तो फिर वो हो जाएगा मालिक्यूलर सॉलिड। सही है जी। अगर आपने किसी चीज मालिक्यूल का नाम सुना हुआ है और वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है तो फिर वो मालिक्यूलर सॉलिड होगा। इसमें कोई बहुत सारी मिसालें मैं देता चलूँ, I2S8 P4 H2O CO2, ग्लूकोज की मिसाल ले सकते हैं, फ्रुक्टोज की मिसाल ले सकते हैं, तो सॉरी सुक्रोज की मिसाल ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि मालिक्यूलर सॉलिड्स में मालिक्यूल्स तो काफ़ी तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो मालिक्यूलर सॉलिड्स में फोर्सेस भी काफ़ी तरह की हो सकती हैं। अगर मालिक्यूलर सॉलिड्स नॉन पोलर चीज़ों से मिलकर बने हैं तो उनके अंदर होंगी वैंडर वाल्स फोर्सेस। सही जी। अगर वो पोलर हैं जैसे कि ये वाले और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है तो फिर वो सॉलिड होंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कार्बन डाइऑक्साइड में भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हो सकती हैं। सही जनाब। इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट तो है इसमें, डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट हम सीख चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो ड्राई आइस बनाती है। ड्राई आइस में फोर्सेस लोग पूछ लेते हैं, आइस में लोग फोर्सेस पूछ लेते हैं। ग्लूकोज फ्रुक्टोज या सुक्रोज के सॉलिड होने के पीछे रीजन पूछ सकते हैं कि कौन सी फोर्सेस हैं। तो ये इस तरह की फोर्सेस हमें पता होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि वैंडरवाल फोर्सेस या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज कोवलेंट बॉन्ड, तो फिर इनकी प्रॉपर्टीज ज़रा वीक होंगी, इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होंगे, ये वोलाटाइल होंगे और तो ये जल्दी टूटेंगे। और अगर ये पोलर हैं तो ये पानी में हल हो जाएंगे, अगर ये नॉन पोलर हैं तो पानी में हल नहीं होंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो आयोडीन का एक्सप्लेन किया गया है किताब में। एक बात याद रख लें कि जिस तरह के FSC से चुन चुन के सवाल डाले जा रहे हैं ना, तो ये भी हो सकता है कि आपको इनके क्रिस्टल सिस्टम पूछे जाएं। तो आयोडीन, डायमंड और सोडियम क्लोराइड 3 एग्जाम्पल है हमारी किताब में, तीनों ही फेस सेंटर्ड क्यूबिक टाइप की हैं। मजीद मैं ये बताता चलूँ यहाँ पे कि अब जो टेस्ट है हमने और आपने मिलकर ये तय किया है कि उसका फॉर्मेट थोड़ा अपग्रेडेड होना चाहिए। तो जो 20 सवाल आने हैं उनमें से 16 तो FSC भी रहेंगे, 4 सवाल जो हैं वो BSc के सिलेबस को डायरेक्टली टच कर रहे होंगे। लेकिन हमारी पासिंग परसेंटेज जो है वो कम नहीं होगी, वो अभी भी 80% ही है, ताकि आप अब ज़्यादा मेहनत करना शुरू करते हैं। तीसरे चौथे दिन में ही हमने ज़्यादा मेहनत की आपको आदत डालनी है, ताकि 45 डेज तक जाते जाते आप बिल्कुल तैयार हो जाएं और इंशाल्लाह जो है ना ये टेस्ट आपका क्लियर हो जाए। एंड पर हम बात कर लेते हैं मेटालिक सॉलिड्स की। मेटालिक सॉलिड्स के अंदर पाया जाएगा जी मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक सॉलिड्स के अंदर जो मेटालिक बॉन्डिंग है उसे एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ थीरीज हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन पूल थीरी। इलेक्ट्रॉन पोल थ्योरी ये कहती है कि एक एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक पोल बना देते हैं और उसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज आइंस हैं दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, और इस बॉन्ड को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। इसकी बेस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को। ये इसका फ़ायदा नज़र आता है हमें। मेटालिक सॉलिड्स के लिए दूसरी थ्योरी जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए BSc में किसी और चैप्टर के अंदर ये मिसाल लिखी हुई थी जिसमें वो कहता है कि मेटालिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंसिडर्स मेटालिक बॉन्डिंग एसेंशियली एज कोवेलेंट बॉन्डिंग बट इट इज़ नॉट लोकलाइज्ड रादर इट इज़ डीलोकलाइज्ड। तो मेटालिक बॉन्डिंग जो है ना वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कोवेलेंट बॉन्डिंग मानती है, लेकिन ये मानती है कि ये लोकलाइज्ड नहीं है बल्कि ये डीलोकलाइज्ड है। लाइक ये इस तरह एग्जिस्ट करता है, इस तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। सही है जी बात। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर लिथियम वो इस तरह पाया जा रहा है, यानी कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, बॉन्डिंग जो है ना वो एक्सटेंड कर रही है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ये पूरी क्रिस्टल में वो फैल रही है। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग है इसे डीलोकलाइज बॉन्डिंग कहेंगे। और डीलोकलाइज बॉन्डिंग से मकसद जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बनाने वाले का है वो ये है कि आप जो है ना इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट अक्रॉस द क्रिस्टल शो करें, जिससे प्रॉपर्टीज़ लाइक कंडक्शन जो है ना उसको एक्सप्लेन किया जा सके। अच्छा, तीसरी जो बॉन्डिंग थ्योरी है उसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या फिर बैंड थ्योरी कहते हैं। और बैंड थ्योरी के अंदर जो हमारी FSC की बुक है उसमें तो बड़ा कुछ अच्छा खास नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो इस तरह हम समझ सकते हैं कि जो वैलेंस ऑर्बिटल्स है ना वो एक एटम के, एक मेटालिक सॉलिड के जितने भी वैलेंस एटम हैं उनके जो बैंड्स, वो वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में मिल के एक स्मीयर या बैंड बना देते हैं। और वो बैंड्स ना आपने शायद थोड़ा फिजिक्स में पढ़ा हुआ है या फिर आप मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर जब हम बाकायदा बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि बैंड्स जो है ना वो हो सकते हैं, एक तो होता है वैलेंस बैंड
और एक होता है कंडक्शन बैंड। सही है जी। अच्छा, अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर अगर बात करें ना, तो मेटल्स के लिए बैंड थ्योरी ये कहती है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दे ओवरलैप विद ईच अदर। सही, यानी कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं और इस वजह से दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर कंडक्शन। अच्छा, जो मेटल्स हैं उनके लिए तो ये दोनों ओवरलैप करते हैं बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अगर नॉन मेटल्स होंगी तो फिर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में काफ़ी गैप होगा, और जब इनके दरमियान में काफ़ी गैप होगा तो फिर ये चीज़ जो है ना ये इंसुलेटर हो जाएगी, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे कंडक्शन के लिए। और तीसरी चीज़ होती है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में, सॉरी ये तो कंडक्शन बैंड था ऊपर वाला, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान में बड़ा थोड़ा सा गैप होता है। इसी वजह से जब आप इन्हें हीट करते हैं या लाइट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और फिर वो कंडक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। ये थ्योरी है बैंड थ्योरी। अच्छा, अब जो भी ये थ्योरीज पेश हुई हैं इनकी बेस पे एक्सप्लेन किया जा रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, याद रख लें कि मेटल्स आर कंडक्टर्स। मेटल्स है ना वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं और इनकी इलेक्ट्रिसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो कंडक्शन है ना इनकी वो हो जाती है लो। सही है जी। मेटल्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाती है। मेटल्स थर्मल कंडक्टर भी हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ती है। बिल्कुल ऑपोजिट एक दूसरे के चल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है ना जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो हिंडर होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो पॉजिटिव आयंस हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है, जबकि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी मेटल कर्नल्स, ये मेटल कर्नल बड़ा अच्छा वर्ड है जी। मेटल कर्नल, जो मेटल की स्पीशी, वो जो स्फेरिकल स्पीशी है जिसने आयन दे दिए हैं उसे आप मेटल कर्नल कहते हैं। अच्छा, मेटल कर्नल जो है ना उन्होंने वाइब्रेट करके थर्मल कंडक्टिविटी करनी है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से वो बढ़ती है, जबकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह इलेक्ट्रॉन है, थर्मल कंडक्टिविटी की वजह जो है वो कर्नल्स की वाइब्रेशन है। ये सवाल भी कभी किसी ने पूछा था तो इसलिए मैंने आपसे शेयर कर लिया। इसके अलावा मेटल्स की शाइनी सरफेस होती है, क्योंकि मेटल्स के अंदर मेटल्स का जो एटम का साइज़ होता है वो बड़ा होता है। जब इस पर लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं और फिर वो डी एक्साइट होते हैं, और यहाँ से एनर्जी जो है ना बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एमिट हो जाती है। उसकी वजह से दे वो जो है ना लाइट अपीयर्स टू बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर सरफेस, तो वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट नहीं हुई होती, वो इस तरीके से टकरा के पहले वो ऊपर जाती है लाइट, फिर वापस आती है और ये निकलती है। और इसमें आगे जाकर आप फ्लोरिसेंस, फॉस्फोरेसेंस जैसे कॉन्सेप्ट जो है ना वो भी देख सकते हैं कि अगर ये लाइट एब्जॉर्ब होके इलेक्ट्रॉन एक्साइड होके फ़ौरन से डी एक्साइड हो जाता है तो फिर आप इसे फ्लोरिसेंस कह सकते हैं। यानी कि अगर टाइम गैप थोड़ा कम हो रहा, अगर टाइम गैप ज़्यादा हो तो आप इसे फॉस्फोरेसेंस भी कह सकते हैं। लेकिन आम मेटल के लिए ये फिनोमेनन ना इतना फास्ट होता है, इतना फेम्टो सेकेंड की रफ्तार से होता है कि लाइट जो है ना सिर्फ ऐसे लगता है कि जो मेटल सरफेस है वो शाइन कर रही है, इतना ही लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं लगता। मेटल्स के अंदर अपर लेयर कैन स्लिप पास दी लोअर लेयर, इसलिए ये मेडिएबल डक्टाइल होते हैं। तो बहुत ही बेसिक लेवल की बातें हैं, कोई मैं साइंसी बातें यहाँ पर नहीं कर रहा। साइंसी बातें जो थी वो ब्रैग्स इक्वेशन थी। साइंसी बातों में हमने पाउडर मेथड, लॉज मेथड पढ़ा, हमने एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इनके अंदर एटम्स कैलकुलेशन की, ये एक अच्छी बात थी। हमने सिमेट्री की बात की, हमने लॉ ऑफ कॉन्स्टेंस ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स की बात की। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें थी। बाकी ओवरऑल आज का यूनिट जो है वो आसान था। अब कल की बात कर लेते हैं। कल इंशाल्लाह हमारा टेस्ट है जी, और बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव पहला टेस्ट होगा। आपको जो लोग बाद में भी आए हैं, नए भी आए हैं, उनको भी बताता चलूँ कि टोटल 50 नंबर का टेस्ट है। 10 जनरल नॉलेज के सवाल हैं इम्तियाज़ शाहिद की बुक से। 40 सवाल जो हैं वो केमिस्ट्री के हैं, उनमें से 70% 28 क्वेश्चंस वो आएंगे एफएससी लेवल और एंटी लेवल के। 4 क्वेश्चंस सनाउल्लाह साहब की बुक की जो एक्सरसाइज है उससे होंगे। 4 क्वेश्चंस कारवान की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उससे होंगे। और 4 क्वेश्चंस जो हैं वो एक सही स्टैंडर्ड के 4 क्वेश्चंस पेचीदा नस्ल के
वो आपसे पूछे जाएंगे, ताकि आप जो है ना बिल्कुल हमें पता लगे कि आप कहाँ खड़े हैं। आप मुश्किल सवाल, आसान सवाल और बहुत आसान सवाल उनको किस तरह अच्छे से अच्छा हल कर सकते हैं। पासिंग परसेंटेज पहली बारी जो है वो हमने 30 मार्क्स रखी है, सिर्फ पहली बारी है। इसे हम आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर जाएंगे, ताकि जनाब हमारा जो गोल है वो हमारे करीब होता जाए और हम जो शिकस्त है उससे दूर होते जाएं। चलें, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।